बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, आप लोगों का चैप्टर नंबर 23 चल रहा था और बायोटेक्नोलॉजी एक हफ्ते के बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है। सो ऑल ऑफ यू मोस्ट वेलकम वेलकम बैक टू द लेक्चर। बायोटेक्नोलॉजी में हम ये रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का सेशन स्टार्ट किया हुआ था, जिसमें हम ये देख रहे थे कि जीन को किस तरह से आइसोलेट किया जा सकता है, जीन को या किस तरह से क्लोन किया जा सकता है, जीन को किस तरह से एम्पलीफाई किया जा सकता है, जीन को कट किया जा सकता है। तो जीन को कट करने के हवाले से अ, हमने कहा था कि मुख्तलिफ एंजाइम्स यूज होते हैं जिन्हें हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स कहते हैं। तो आज का जो लेक्चर है वो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के टॉपिक के ऊपर चलेगा। रेस्ट्रिक्शंस एंजाइम्स को जो हम रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में यूज करते हैं उन्हें रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेस भी कहते हैं। उन्हें हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेस भी कहते हैं, या इनको मॉलिक्यूलर सीजर्स भी कहा जाता है। कैंचियां के मॉलिक्यूल को, डीएनए मॉलिक्यूल को कट करने वाले जो टूल्स हैं, इनको मॉलिक्यूलर सीजर्स भी कहा जाता है, कैंचियां भी कहा जाता है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेस। अच्छा, ये एंजाइम्स नेचुरली नेचुरली ये बैक्टीरिया के अंदर पाए जाने वाले एंजाइम्स हैं। दीज आर नेचुरल एंजाइम्स ऑफ बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया के अंदर पाए जाने वाले नेचुरल एंजाइम्स हैं जिनको बैक्टीरिया यूज करते हैं वायरस के अटैक से खुद को महफूज करने के लिए। अगर बैक्टीरिया में कोई वायरस चला जाए, बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में अगर ऐसा वायरस उनके उनको डिस्ट्रॉय कर सकता है, बैक्टीरिया की ब्रेकडाउन कर सकता है, तो बैक्टीरिया में फॉर एग्जांपल डिजीज पैदा कर सकता है। तो बैक्टीरिया अपने आप को वायरस से प्रोटेक्ट करने के लिए रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेस का सहारा लेते हैं। बैक्टीरिया में ये एंजाइम बनते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेस, और ये वायरस के डीएनए की ब्रेकडाउन कर देते हैं। बैक्टीरिया के डीएनए को कुछ नहीं कहते, वायरस के डीएनए की ब्रेकडाउन करते हैं और वायरस डीएक्टिवेट हो जाता है, वायरस डिस्ट्रॉय हो जाता है, और वो वायरस बैक्टीरिया के लिए नुकसानदेह नहीं रहता। लिहाजा ऐसे जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं ये वायरल डीएनए को कट डाउन करते हैं, और लेकिन ये बैक्टीरियल क्रोमोसोम्स को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। और ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कहलाते हैं क्योंकि ये बैक्टीरिया के अंदर वायरस की ग्रोथ को रेस्ट्रिक्ट करते हैं, मतलब ये महदूद कर देते हैं बैक्टीरिया की ग्रोथ को। दे आर कॉल्ड रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बिकॉज दे रेस्ट्रिक्ट द ग्रोथ ऑफ वायरसेस। अच्छा, 1970 में एक साइंटिस्ट थे हैमिल्टन ओ स्मिथ। उन्होंने सबसे पहले इसको डिस्कवर किया था, जो कि जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी में काम कर रहे थे। तो सबसे पहले रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को उन्होंने डिस्कवर किया। अच्छा, ये बैक्टीरिया के अंदर जो पाई जाने वाली रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, ये डीएनए के ऊपर हर जगह पर ये अटैक नहीं करते। ये डीएनए के अंदर कुछ खास स्पेसिफिक साइट्स होती हैं, स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस होती है, जो कि 4 to 6 न्यूक्लियोटाइड लेंथी होती हैं, एक खास सिमेट्री में अरेंज होती हैं। तो ऐसे सीक्वेंसेस को हम कहते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस के ऊपर अटैक करते हैं और वहां से ये डीएनए को कट करते हैं, डीएनए की ब्रेकडाउन कर देते हैं। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से इम्पोर्टेंट है।
तो आपने इसको पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस की डेफिनेशन जरूर देखनी है। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की डेफिनेशन शॉर्ट क्वेश्चन के रेफरेंस से इम्पोर्टेंट है। तो अभी तक जो है तकरीबन 400 ऐसे एंजाइम डिस्कवर हो चुके हैं और जिनमें से 20 एंजाइम्स ऐसे हैं जो कि रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। इन 20 में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला एंजाइम है इको R1। ई से इकोलाई, इको का मतलब है इकोलाई बैक्टीरिया से, आर का मतलब है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, और वन पहले डिस्कवर हुआ था, पहले डिस्कवर होने की वजह से इसको वन लगा दिया गया, इको R1। इको R1 ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को कट करता है। ये बात आपने माइंड में रखनी है, ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को कट करता है, सिंगल स्ट्रैंडेड को कट नहीं करता। और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में भी जहां पे खास सीक्वेंस होगी वहां पे ये कट करेगा और वहां पे ये गैप पैदा कर देता है। मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ, आप ये देख लें। इको R1 ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। हमने कहा है कि ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस पे कट करता है। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस वो सीक्वेंस है जो 4 to 8 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग का सीक्वेंस होता है। अब ये सेंटर वाले डायग्राम में आप ये सेंट्रल 4 न्यूक्लियोटाइड पेयर्स देखें, डबल ए डबल टी, उसके बाद ये फिर डबल टी और डबल ए। ठीक है, साइड वाले ये दो और ये तीन छोड़ दें, डबल ए डबल टी डबल टी डबल ए। ये पैलिंड्रोमिक किस तरह से है? ये पैलिंड्रोमिक ऐसे है कि ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है और ये एक दूसरे के ऑपोजिट है। मसलन यहाँ पे डबल ए पहले आ रहा है और यहाँ पे डबल ए राइट साइड पे, ऊपर वाले स्ट्रैंड में लेफ्ट साइड पे। इसी तरह डबल टी ऊपर वाले स्ट्रैंड में राइट साइड पर है और नीचे वाले स्ट्रैंड में डबल टी लेफ्ट साइड पर है। तो ये सीक्वेंस यानी कि दोनों एक दूसरे के 180 डिग्री की रोटेशन पे हैं, एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। ऐसे सीक्वेंसेस जो एक दूसरे के ऑपोजिट हो और कॉम्प्लीमेंट्री हो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में, द सीक्वेंस विच इज ऑपोजिट एंड कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर इन डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। तो इस पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस के ऊपर आके इको R1 कट करता है और जब वो कट करेगा वो कुछ इस तरह से ये एंड्स बनेंगे, ये सेंटर से इसको कट कर देगा, इधर से, ये यहाँ से और ये यहाँ से। ये डबल टी डबल ए जो लेफ्ट सेगमेंट है यहाँ पे रह जाएगा और ये राइट सेगमेंट इसमें यहाँ पे रह जाएगा। यानी कि ये बिल्कुल इसको स्ट्रेट सीधा सीधा कट नहीं करेगा, इसको इसने इस तरह से कट किया है कि इसको सेंटर से कट किया, दो स्ट्रैंड्स एक दूसरे से अलग हो गए। अब रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ने इसको जो कट किया है, इसे हम कहते हैं जो एक स्ट्रैंड थोड़ा सा लेंथी है इसमें और एक स्ट्रैंड छोटा हो गया। इसी तरह दूसरे फ्रेगमेंट में भी एक स्ट्रैंड की लेंथ ज्यादा है और दूसरे स्ट्रैंड की लेंथ छोटी है। ये जो लॉन्ग सेगमेंट इसके ऊपर जो एक्सटेंड है, इसके हम कहेंगे, इसे हम कहते हैं फ्लैंकिंग साइट, FLANKING, फ्लैंकिंग साइट। फ्लैंकिंग साइड्स को हम स्टिकी एंड्स भी कहते हैं। स्टिकी एंड्स इस सेंस में कि अगर इनको दोबारा एक दूसरे के करीब लाया जाए तो ये दोबारा से आपस में कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग की मदद से इनके न्यूक्लियोटाइड आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की मदद से ये अटैच हो जाएंगे और ये दोबारा से इस शक्ल में ये फ्रेगमेंट आपस में लिंक कर जाएगा। इसी वजह से इसे हम स्टिकी एंड्स कहते हैं। तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जब डीएनए मॉलिक्यूल्स की ब्रेकडाउन करते हैं, उसको कट करते हैं, तो हमेशा वो स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस करते हैं। और रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की इसी प्रॉपर्टी को यूटिलाइज किया जाता है रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में कि सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से डीएनए मॉलिक्यूल्स को ब्रेक किया जाता है या किसी वेक्टर या प्लाज्मिड को ब्रेक डाउन किया जाता है। और क्योंकि स्टिकी एंड्स सेम एंजाइम से कटे हुए डीएनए के स्टिकी एंड्स सिमिलर होते हैं और वो आपस में बाइंड कर सकते हैं, तो इनकी इसी सिमिलर फ्लैंकिंग एंड या सिमिलर स्टिकी एंड्स की प्रॉपर्टी की वजह से रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में मुख्तलिफ सोर्सेज से डीएनए को आपस में कनेक्ट कर दिया जाता है।
तो ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट और क्रूशियल प्रॉपर्टी है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की कि वो स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस करती हैं। अच्छा, इसका एक एक पॉइंट जो हम डिस्कस कर रहे थे कि ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को कट करते हैं और उसके बीच में एक गैप पैदा करते हैं जहां पे फॉरेन डीएनए को एंटर किया जा सकता है। सेम ये वाली डायग्राम कि ये एक इनके बीच में एक गैप पैदा हो गया है जहां से रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ने इसको कट किया, और यहाँ पे जो स्टिकी एंड्स हैं, अब यहाँ पर भी आप कोई सा भी डीएनए का मॉलिक्यूल इसके अंदर इंसर्ट कर सकते हो, लेकिन उसके लिए शर्त है, ये कंडीशन है कि जो डीएनए का मॉलिक्यूल है उसके पास भी ऐसे ही स्टिकी एंड्स हों। जब उसके पास ऐसे स्टिकी एंड्स होंगे तो एक स्टिकी एंड यहाँ पे लग जाएगा और उस डीएनए मॉलिक्यूल का दूसरा स्टिकी एंड यहाँ पे लग जाएगा, और इसके बीच में आप कोई भी जीन या डीएनए मॉलिक्यूल को इंसर्ट करवा सकते हो। अच्छा, अब दूसरा इसमें टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे वो है मॉलिक्यूलर कैरियर या मॉलिक्यूलर वेक्टर। अच्छा, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में आपके पास जीन ऑफ इंटरेस्ट भी आ जाएगा, यानी कि वो जीन, फॉर एग्जांपल इंसुलिन का जीन, कि आपने किसी क्रोमोसोम से उसको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से कट कर लिया, कट करने के बाद आप उसको पीसीआर की मदद से एम्पलीफाई कर लेते हैं। अब उस जीन को आप क्या करोगे, वो जीन अकेला तो कोई काम नहीं करेगा ना, उस जीन को आपने बैक्टीरिया के अंदर एंटर करना है या किसी यीस्ट सेल के अंदर दाखिल करना है। वो बैक्टीरिया या वो यीस्ट सेल उस इंसुलिन के जीन को या उस ग्रोथ हार्मोन के जीन को वो उसके मुताबिक जो है ट्रांसक्रिप्शन करेगा, ट्रांसलेशन करेगा और उससे प्रोडक्ट या प्रोटीन बनाएगा। तो ऐसे जीन ऑफ इंटरेस्ट को उस सेल के अंदर ट्रांसफर करने के लिए हमें वेक्टर की जरूरत होती है। तो ऐसे वेक्टर खासतौर पे प्लाज्मिड होते हैं। तो मेक रिकम्बिनेंट डीएनए वन ऑफन बिगिंस बाय सिलेक्टिंग ए वेक्टर। वेक्टर जो है, वेक्टर सर्कुलर प्लाज्मिड, आपको पता होगा, डायग्राम आगे है, इस देखा से देखें। फॉर एग्जांपल इसकी मदद से हम रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। ये ह्यूमन सेल है। ह्यूमन सेल के अंदर न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस से हमने किसी भी क्रोमोसोम से या जिस क्रोमोसोम के ऊपर वो इंसुलिन का जीन था, उस इंसुलिन जीन को हमने कट कर लिया जो ह्यूमन डीएनए कहलाएगा। उसके बाद हमारे पास बैक्टीरिया था, एक बैक्टीरियल सेल इकोलाई फॉर एग्जांपल, उस इकोलाई से हमने प्लाज्मिड लिया। प्लाज्मिड इसमें वेक्टर का काम करेगा। वेक्टर का मतलब है कैरियर या ट्रांसपोर्टर। ये एक ऐसी गाड़ी है जिसके ऊपर हम इस रिकम्बिनेंट डीएनए को ऐड करेंगे। अब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से, विद द हेल्प ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, हम इस वेक्टर को कट करेंगे। इसका छोटा सा डीएनए का पार्ट यहाँ से रिमूव कर दिया, यहाँ पे एक गैप बन गया है। इस गैप के अंदर हम इस रेड कलर का जो ह्यूमन डीएनए है उसको हम यहाँ पे ऐड करेंगे। इस गैप के अंदर उस ह्यूमन डीएनए को यहाँ पर ऐड करेंगे, तो ये बन जाएगा रिकम्बिनेंट वेक्टर या रिकम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल। ये जो डीएनए है, ह्यूमन इंसुलिन जीन या डीएनए, इसको हम ऐड करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्पेशल एंजाइम जिसे हम कहते हैं डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज एंजाइम इस ह्यूमन इंसुलिन जीन को या ह्यूमन डीएनए को इस वेक्टर के अंदर उसको जोड़ने में मदद देता है। लाइगेज एंजाइम रिकम्बिनेंट डीएनए को वेक्टर के अंदर अटैच करने में मदद देता है। अब ये रिकम्बिनेंट वेक्टर है, अब इसको दोबारा से बैक्टीरियल सेल्स के अंदर या यीस्ट सेल के अंदर इसको ट्रांसफर कर दिया जाता है। अभी आप ये देख लें, ये इसके अंदर ट्रांसफर हो चुका है। ये प्लाज्मिड है जिसे हमने वेक्टर भी कहते हैं। प्लाज्मिड आर सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल। तो सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल हैविंग विद ह्यूमन जीन, ये रेड कलर का ह्यूमन जीन या इंसुलिन जीन है, इस बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफर कर दिया गया है। ये बैक्टीरिया या ये सेल ये रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया कहलाएगा।
अब जैसे ही ये डिवाइड करेगा, एक बैक्टीरिया से दो, दो से चार, चार से आठ, इस तरह मिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरिया प्रोड्यूस हो जाएंगे। तो हर बैक्टीरिया के अंदर ये रिकम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल मौजूद होगा। और अब इस बैक्टीरिया का जो ट्रांसक्रिप्शन सिस्टम है, जब वो काम करेगा, प्रोटीन बनाएगा, तो ये जो ह्यूमन जीन इस बैक्टीरिया के अंदर ऐड किया हुआ है, तो उसकी भी प्रोटीन बनना शुरू हो जाएंगी इसके अंदर। ये लिखा हुआ है इंसुलिन प्रोटीन कैन बी आइसोलेटेड। कहता है ये जो इंसुलिन प्रोटीन बनेगी, तो इससे इंसुलिन प्रोटीन को आसानी से अलग किया जा सकता है। हाँ, दूसरा, प्रोटीन बनने से पहले इसके ऊपर ये जो जीन है, जीन की भी हजारों कॉपीज बन जाती हैं। हर सेल के अंदर एक एक दो दो कॉपीज होंगी। तो आप ऐसे जीन्स को भी आसानी से इस बैक्टीरिया से आइसोलेट कर सकते हो। अच्छा, प्लाज्मिड प्लाज्मिड और वेक्टर की बात हो रही थी। अब आपको थोड़ा आइडिया हो गया होगा, ये जो प्लाज्मिड और वेक्टर्स हैं रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में एक मॉलिक्यूलर कैरियर के हैसियत से ये काम करते हैं। प्लाज्मिड्स की डेफिनेशन ये है कि प्लाज्मिड्स आर natural extrachromosomal circular DNA molecules which carry genes for antibiotic resistance and fertility. प्लाज्मिड्स क्रोमोसोम के अलावा बैक्टीरिया में पाए जाने वाले ऐसे सर्कुलर डीएनए के मॉलिक्यूल्स हैं जिनके ऊपर ऐसे जीन्स हैं जो कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस या फर्टिलिटी के लिए रेजिस्टेंस पैदा करते हैं, या फर्टिलिटी के लिए जीन्स होती हैं, जैसा कि सेक्स पिलस के लिए प्रोटीन्स होती हैं। तो अभी तक जितने भी प्लाज्मिड डिस्कवर हुए हैं, सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में जो प्लाज्मिड है वो है प्लाज्मिड SC101। और इसके ऊपर टेट्रासाइक्लिन के लिए रेजिस्टेंस होती है। जबकि इसके अलावा एक और प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड PPR, बेसिलस थ्रियोजेनेसिस से ये वर्ड निकला है, प्लाज्मिड PPR322। इसके पास भी टेट्रासाइक्लिन और एम्पिसिलिन के लिए रेजिस्टेंस होती है। ये दोनों एंटीबायोटिक्स हैं। इन दोनों एंटीबायोटिक के अगेंस्ट इस प्लाज्मिड में रेजिस्टेंस होती है। मतलब इन प्लाज्मिड के पास ऐसे जीन्स हैं जो ऐसे एंजाइम्स पैदा करते हैं जो कि टेट्रासाइक्लिन और एम्पिसिलिन की ब्रेक डाउन कर देते हैं। जैसा इन प्लाज्मिड्स के अंदर, अभी आपको मैंने जो पिछली स्लाइड में डायग्राम में एक्सप्लेन किया है कि इन प्लाज्मिड के अंदर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से इनको कट करके इनके अंदर जीन ऑफ इंटरेस्ट को इंट्रोड्यूस करवा दिया जाता है। और इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को इन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। तो इसकी वजह से आसानी से आप ऐसे बैक्टीरिया को और ऐसे प्लाज्मिड्स को आइसोलेट कर सकते हो जिनके पास रिकम्बिनेंट डीएनए होता है या जीन ऑफ इंटरेस्ट जिनके अंदर होता है। तो आज का जो सेशन है इसको यहीं पर क्लोज करते हैं। आप इसको सेल्फ रीड जरूर कीजिएगा, क्योंकि सेल्फ स्टडीज बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है लर्निंग प्रोसेस में। किसी स्टूडेंट ने कोई क्वेश्चन पूछना हो, ही इज मोस्ट वेलकम। एनी क्वेश्चन फ्रॉम स्टूडेंट साइड? एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। इसमें छोटे छोटे शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, एंडोन्यूक्लियेजेस, मॉलिक्यूलर वेक्टर, प्लाज्मिड, रिकम्बिनेंट डीएनए,